इस मूवी की शुरुआत यूक्रेन के पीसफुल एरिया डेनवर से होती है, जहां माइकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नास्त्या के साथ एक झोपड़ी में रहता है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। नास्त्या एक आर्टिस्ट होती है जिसे ड्राइंग बनाना और वुड कार्विंग करना बहुत ही पसंद होता है। वह माइकोला के लिए एक लकड़ी का एंजल बनाती है और उसे माइकोला के हाथ पर तबीज की तरह से बांध देती है। माइकोला वहाँ पास में ही मौजूद एक स्कूल में मैथ का टीचर होता है, जो डेली एक साइकिल से स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। उसके घर के बाहर शांति का चिन्ह सफेद रेवन का पंजा बना होता है, जो एक प्राचीन कहानी में एक रेवन के त्याग को प्रदर्शित करता है। उस कहानी में रेवन लोगों के प्रति दया महसूस करता है और अपने पंखों को खोते हुए भी लोगों के लिए ताजा पानी और खाना लाता है। उनके घर में बिजली न होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, इसलिए माइकोला जब भी स्कूल में जाता था तो लंच के समय टीवी पर न्यूज को देख लिया करता था। एक दिन माइकोला को न्यूज से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और कुछ प्रदर्शनकारियों को यूक्रेन की राजधानी और रूस में मार दिया गया है। इस न्यूज को सुनने के बाद माइकोला अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है। उस क्लास में इवान नाम का एक लड़का होता है, जो माइकोला को पसंद नहीं करता था। इवान को लगता था कि उसका टीचर एक अजनबी और बहुत ही अजीब है और इसी वजह से वो चाहता था कि माइकोला इस स्कूल को छोड़कर चला जाए। माइकोला ने कभी भी उस लड़के पे गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो शांतिवाद में विश्वास करता था और वो युवाओं के दिमाग को गाइड करने का काम करता था। एक दिन सुबह में माइकोला जब स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है तो सड़क के किनारे खड़े हुए 2 सोल्जर्स को देखता है, लेकिन वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो पूरा स्कूल खाली होता है, जिसे देखकर माइकोला चौंक जाता है। इसके बाद वो टीवी में न्यूज को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और रूस के सोल्जर्स यूक्रेन के अंदर घुस आए हैं। अब माइकोला को उन सोल्जर्स का ध्यान आता है जिनको उसने स्कूल आते हुए देखा था। ये सब जानकर माइकोला को अपनी वाइफ की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसकी वाइफ घर पे अकेली थी, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि दोनों रशियन सोल्जर्स उसकी वाइफ को पीट रहे हैं और जब माइकोला उसे बचाने के लिए जाता है तो वो दोनों उसे मारने लगते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों सोल्जर्स को यकीन हो जाता है कि ये लोग जासूस नहीं हैं, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं और उनके घर में आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अपने घर को जलता हुआ देखकर नास्त्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर पत्थर मारने लगती है। तभी उनमें से एक सोल्जर नास्त्या को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। माइकोला अपने जलते हुए घर को देखते हुए नास्त्या के शरीर से लिपट जाता है और रोने लगता है। कुछ घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के 2 मेंबर माइकोला के पास आते हैं और जब उन्हें यह पता चलता है कि वो एक निर्दोष सिविलियन है तो वो लोग नास्त्या को दफनाने के लिए उसकी कब्र खोदने में माइकोला की हेल्प करते हैं। नास्त्या को दफनाने के बाद वे लोग माइकोला को अपने साथ अपने बेस पे लेकर जाते हैं। माइकोला उनके साथ जाने से पहले अपनी वाइफ की अंतिम निशानी लकड़ी के एंजल को लेता है और उनके साथ चला जाता है। बेस पर पहुंचने के बाद बेस के बड़े अफसर किसी अनजान आदमी के वहां पर आने पर बहुत ही नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि माइकोला एक जासूस हो। इसके बाद माइकोला खुद को साबित करने के लिए आर्मी में शामिल होने की बात करता है और कहता है कि वो रूसियों को अपने देश से बाहर निकालना चाहता है। इसके बाद माइकोला को एक हैवी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां उसे 2 चीजें सिखाई जाती हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं किया था। वहां उसे अपने बॉडी को मजबूत बनाना और फायर आर्म्स को यूज करना सिखाया जाता है। माइकोला को बंदूक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए जब उसे बंदूक को असेंबल करने के लिए कहा जाता है तो अन्य सोल्जर्स की तुलना में उसे बंदूक को असेंबल करने में ज्यादा समय लगता है। ये सब देखकर उसे सीनियर अफसर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कभी भी एक अच्छे सोल्जर नहीं बन पाओगे। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान माइकोला अपने एक साथी से कहता है कि उसने अपने लिए एक नया नाम चुना है, इसलिए आज के बाद उसे रेवन कहकर बुलाया जाए। उसकी बात को सुनने के बाद सीनियर अफसर उसे बताता है कि ऐसे ही किसी को कोड नेम नहीं मिल जाता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद माइकोला अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगता है और रात में जब सभी सोल्जर सो जाते थे तो वो ज्यादा समय तक जाकर प्रैक्टिस करता रहता था। वो अपने पास हमेशा उस लकड़ी के एंजल को रखता था, जिससे वो अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने की बात को भूल ना सके। कुछ हफ्तों के बाद सभी सोल्जर्स को उसके सीनियर अफसर से पता चलता है कि उनके पास पर्याप्त स्नाइपर्स नहीं है। फिर वो अफसर सभी से कहता है कि उन्हें स्नाइपर्स की जरूरत है, इसलिए तुम में से जो भी चाहे वो अपनी इच्छा से स्नाइपर बनने के लिए आगे आ सकता है। वहां पर मौजूद सभी लोगों में से बहुत ही कम लोग स्नाइपर बनना चाहते थे, लेकिन माइकोला तुरंत ही स्नाइपर बनने के लिए मान जाता है। जब सभी लोग माइकोला के इस फैसले को सुनते हैं तो वे सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वे सभी जानते थे कि माइकोला अभी ठीक से बंदूक भी असेंबल नहीं कर पाता है, तो स्नाइपर कैसे बनेगा। माइकोला सभी से कहता है कि वो एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है और वो इसे साबित करने के लिए कोई भी टेस्ट दे सकता है। इसके बाद माइकोला को एक AK-47 गन को दिया जाता है और उसे 20 सेकंड के अंदर डिसेंबल करके फिर से असेंबल करने के लिए कहा जाता है। माइकोला उनके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने आंख पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड के अंदर ही गन को डिसेंबल करके फिर से असेंबल कर देता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वे लोग माइकोला को रेवन कहकर बुलाने लगते हैं, जैसा वो चाह रहा था। इसके बाद माइकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो अपने मैथ और फिजिक्स के नॉलेज की बदौलत ट्रेनिंग को जल्द से ही पूरा कर लेता है। माइकोला अपने ट्रेनर से भी तेजी से कैलकुलेशन करने में एक्टिव होता है
अब सभी स्नाइपर्स को ट्रेनिंग के लिए मॉडर्न बंदूक दिया जाता है, लेकिन माइकोला को एक पुरानी बंदूक मिलती है। जब माइकोला अपने सीनियर से उसे भी नई गन देने के लिए कहता है तो उसे बताया जाता है कि पहले तुम ये साबित करो कि तुम एक बेहतर स्नाइपर हो, फिर तुम्हें नई गन दी जाएगी। अगले दिन सभी स्नाइपर्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उनका ट्रेनर सभी को बताता है कि स्नाइपिंग के दौरान तुम सभी को एकदम से स्टेबल रहना है और निशाना लगाते समय कोई भी परेशानी आ जाए तो फिर भी तुम्हें अपने टारगेट पे पूरा ध्यान लगाकर जरा भी नहीं हिलना है। अब जब सभी स्नाइपर्स अपने टारगेट पर निशाना लगा रहे होते हैं तो उनका ट्रेनर एक एक करके सभी के पास जाता है और उनके बगल में गोलियां चलाने लगता है। गोलियां चलाने के बाद जो भी स्नाइपर जरा सा भी हिल जाता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब ट्रेनर माइकोला के पास में जाकर गोली को चलाता है तो माइकोला को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने टारगेट पर पूरा ध्यान लगाकर जरा सा भी नहीं हिलता है। इसके बाद जब वो अपने टारगेट पर निशाना लगा रहा होता है तो उसके पास में ट्रेनर आता है और उससे कहता है कि तुम अपने टारगेट को केवल एक ही बार देख सकते हो। फिर वो माइकोला के आंख के सामने कुछ रख देता है और टारगेट पे गोली चलाने के लिए कहता है। माइकोला जब गोली चलाता है तो उसका निशाना चूक जाता है, लेकिन सभी को ये मालूम होता है कि अगर माइकोला के पास नई गन होती तो उसका निशाना एकदम से सटीक होता। इसके बाद आखिरी स्नाइपर टेस्ट रात के समय होता है और सभी को अपने टारगेट को अंधेरे में ही देखकर निशाना लगाना होता है। उनका ट्रेनर टारगेट की तरफ फ्लेयर गन को फायर करता है जिससे उनका टारगेट एक बार ही दिखाई देता है और सभी लोग गोली चला देते हैं, लेकिन माइकोला अभी भी गोली नहीं चलाता है और वो रोशनी की मदद से टारगेट की दूरी का कैलकुलेशन करके फिर से गोली चलाता है जिससे उसका निशाना एकदम से सटीक लगता है। ये सब देखकर उसका ट्रेनिंग बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इस तरह का निशाना नहीं लगाया था। इसके बाद माइकोला सबसे अधिक पॉइंट से स्नाइपर ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है और उसे फर्स्ट डिवीजन के यूनिट में शामिल कर लिया जाता है। माइकोला को उसके स्नाइपर साथियों के साथ पहले मिशन के लिए एक चेकपोस्ट पे भेजा जाता है जिसे रशियन ने अपने कब्जे में ले लिया था। माइकोला की टीम सफलतापूर्वक बिना पता चले उस इलाके के अंदर घुस जाती है और हर एक स्नाइपर्स को अलग अलग टारगेट दे दिया जाता है। जैसे ही वे सभी गोली को चलाने वाले होते हैं तभी उनका सीनियर गोली चलाने से मना कर देता है क्योंकि एक सिविलियन की कार वहां से गुजर रही होती है। रशियन सोल्जर्स उस कार के पास में जाते हैं जिसमें से एक कपल बाहर निकलते हैं जो कहीं काम से जा रहे थे। रशियन सोल्जर्स उनसे उनका पासपोर्ट मांगते हैं और वो लोग उन्हें अपना पासपोर्ट दे देते हैं। इसके बाद रशियन सोल्जर उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो कपल अपना पासपोर्ट मांगते हैं तो वो लोग उन्हें उनका पासपोर्ट देने से मना कर देते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। माइकोला की टीम जब ये सब देखती है तो उसका सीनियर गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है और वो लोग वहां मौजूद सभी रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। मिशन पूरा हो जाने के बाद वो लोग वहां पर अपने झंडे को लगा देते हैं और उस चेक पोस्ट को अपने कब्जे में लेकर वापस बेस पे लौट जाते हैं। माइकोला जब बेस पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाकी साथी एक नए मिशन के लिए चले गए हैं, इसलिए वो डाउन टाइम के इस पल को यूज करने के लिए उस स्कूल में घूमने के लिए जाता है जहाँ पर पहले वो पढ़ाया करता था। धूल से भरे क्लास को उजड़ा हुआ देखकर माइकोला बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले दिन जब दूसरी टीम वापस आती है तो माइकोला को पता चलता है कि उसके एक दोस्त को रशियन स्नाइपर ने मार दिया है। अब माइकोला अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उस मिशन में शामिल हो जाता है जिस मिशन में उसका दोस्त मारा गया था। अगले मिशन के लिए माइकोला की टीम उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर रशियन कब्जा करने वाले थे। वो लोग वहां पर बम को लगा देते हैं और पास में ही मौजूद झाड़ियों में छुपकर दुश्मन सोल्जर्स के आने का वेट करने लगते हैं। माइकोला को मिली रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन सोल्जर्स जंगल में दिखाई देते हैं। माइकोला का सीनियर अफसर उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए कहता है। तभी माइकोला की नजर उस सोल्जर्स में से एक लड़के पे पड़ती है जिसे उसने अपने स्कूल में पढ़ाया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इवान होता है जो हमेशा माइकोला को परेशान किया करता था। माइकोला को विश्वास नहीं होता है कि इवान दुश्मन की सेना में शामिल हो गया है। माइकोला गोली को चला देता है और उसका गोली डिटोनेटर से टकरा जाता है जिससे इवान के साथ सभी रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। रशियन सोल्जर के मर जाने के बाद जब माइकोला का कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम उनमें से किसी को जानते थे, इस पर माइकोला उसे बताता है कि उनमें से एक लड़के को उसने पढ़ाया था। फिर कैप्टन उसे बताता है कि उस लड़के ने अपने पसंद से दुश्मन का साथ चुना था, इसलिए उसके साथ ऐसा होना लाजमी था। इसके बाद वे सभी अपने बेस पे आ जाते हैं और माइकोला का कैप्टन अब ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताता था। वो माइकोला पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था। कैप्टन माइकोला को अपनी फैमिली का पिक्चर दिखाता है और बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उसके पिता आर्मी में हैं। कैप्टन उसे बताता है कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में ये समझौता हुआ है कि वो अपने जॉब के बारे में अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसकी बेटियों को लगता है कि उसके पिता एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के ही चक्कर में वो बाहर गए हैं। कैप्टन की बात को सुनने के बाद माइकोला भी अपनी वाइफ की आखिरी निशानी लकड़ी का बना हुआ एंजल दिखाता है और बताता है कि ये उसके फैमिली का सिंबल है। कुछ दिनों के बाद यूक्रेनी सोल्जर्स बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए स्नाइपर के साथ अपनी पोजीशन लेते हैं और रशियन सोल्जर के आने का वेट करने लगते हैं क्योंकि उस एरिया में रशियन सोल्जर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। माइकोला अपने साथ हमेशा लकड़ी के एंजल को रखकर अपना काम किया करता था। माइकोला जब रशियन सोल्जर्स के बीच में उस सोल्जर्स को देखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था तो वो अपना आपा खो देता है और उस सोल्जर को मारने के लिए कैप्टन से कई बार परमिशन मांगता है। कैप्टन हर बार उसे गोली चलाने से मना कर देता है क्योंकि उनका दुश्मन गोली चलाने के लिए सही पोजीशन में नहीं था।
आखिरकार माइकोला इंतजार करते करते थक जाता है और कैप्टन के परमिशन न मिलने के बाद भी गोली को चला देता है। गोली चलाने की वजह से दुश्मन के स्नाइपर को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वो उनके ऊपर भी गोली चला देता है, जिससे कैप्टन की मौत हो जाती है। इसके बाद रशियन सोल्जर्स उनके ऊपर ओपन फायरिंग करने लगते हैं, जिनसे किसी तरह से बचते हुए माइकोला कैप्टन की बॉडी को अपनी पीठ पर रखकर वहां से निकलने लगता है। कुछ घंटों के बाद माइकोला कैप्टन की बॉडी को लेकर अपने बेस पे आ जाता है और बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसी की ही गलती की वजह से कैप्टन की जान गई थी। माइकोला अब ये फैसला करता है कि वो उस रशियन स्नाइपर को ढूंढ निकालेगा और उसे मारकर कैप्टन की मौत का बदला लेगा। अब माइकोला रशियन सोल्जर्स को मारने के लिए अकेले ही मिशन पर निकल जाता है और वो अपने टारगेट को फिक्स करके कई रशियन सोल्जर्स को मार देता है। कुछ देर के बाद में एक स्नाइपर माइकोला के ऊपर गोली चला देता है, जिससे माइकोला का एक हाथ जख्मी हो जाता है। माइकोला के हाथ में गोली लगने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता है और उस स्नाइपर को ढूंढकर गोली मार देता है, जिसने उसके हाथ पर गोली चलाया था। अब माइकोला जख्मी होने की वजह से एक सीक्रेट जगह पर चला जाता है और अपने हाथ के ठीक होने तक रूस और यूक्रेन के पॉलिटिकल पोजीशन पर अपडेट पाने के लिए टीवी पर न्यूज को देखने लगता है। कुछ देर के बाद उसके पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी आर्मी को उस स्नाइपर के लोकेशन के बारे में पता चल गया है, जिसने कैप्टन को मारा था। इसलिए अब माइकोला को बेस पर वापस बुलाया जाता है। मिशन शुरू करने से पहले सभी सोल्जर्स को अभी तक जुटाई गई सारी जानकारी बता दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उस स्नाइपर की गोलियां वाइड रेंजिंग हैं और उसने पहले ही 5 यूक्रेनी स्नाइपर और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है। उन्हें बताया जाता है कि उस स्नाइपर का नाम सरी है और वो अपने हर एक हमले को यादगार बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे पोस्ट कर देता है। उन्हें बताया जाता है कि उसने कैप्टन की मौत का भी वीडियो बनाया था और उसे भी पोस्ट किया था। इसके बाद सभी सोल्जर्स को बताया जाता है कि जहाँ पर वो स्नाइपर है वहाँ पर हम लोग 2 ग्रुप्स में जाएंगे। उन्हें बताया जाता है कि हम वहाँ पर माइंस भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो स्नाइपर छुपा हुआ है वो जगह एक केमिकल प्लांट है और उसके अंदर क्लोरीन का स्टोरेज है। इसके बाद वो सभी मिशन के लिए निकल जाते हैं और सभी यूक्रेनी स्नाइपर अपने पोजीशन में आकर माइकोला की बिल्डिंग के अंदर आने का वेट करने लगते हैं। माइकोला जब बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है तो उसे उसका घर जलाने वाला सोल्जर दिखाई देता है, जो माइकोला से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने उस दिन माइकोला को जिंदा छोड़ दिया था। इसके बाद माइकोला उसे मार देता है और अपने साथियों को हमला करने का ऑर्डर दे देता है। अब यूक्रेनी स्नाइपर वहां पर मौजूद सभी रशियन सोल्जर्स को मार देते हैं। इसके बाद जो स्नाइपर अंदर छुपा होता है वो अपने साथियों को कांटेक्ट करता है, लेकिन जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वो चेक करने के लिए बिल्डिंग की छत पे जाता है। छत पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसका स्नाइपर मारा जा चुका है। इसके बाद वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। जब वो अपने टारगेट पे निशाना लगाने के लिए तैयार होता है तभी उसकी नजर माइकोला के वाइफ के बनाए हुए लकड़ी के एंजल पे पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके आसपास कोई है। लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक माइकोला उसके ऊपर कूदकर चाकू से हमला कर देता है और उसे मार देता है। माइकोला वहीं पास में ही मौजूद एक दूसरे स्नाइपर के पास बम को फेंक देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब वो स्नाइपर छत पर चेक करने के लिए गया था तो उसने अपनी मदद के लिए रशियन आर्मी को वहां पर बुला लिया था। अब कुछ ही देर में वहां पर रशियन आर्मी पहुंचने वाली थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सारे स्नाइपर्स मारे जा चुके हैं। और जब वो अपने स्नाइपर्स को रेडियो से कांटेक्ट करते हैं तो माइकोला उन्हें बताता है कि तुम्हारे सभी स्नाइपर्स मारे जा चुके हैं और तुम लोगों ने जो किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इसके बाद माइकोला उस ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है जिस ट्रक से रशियन सोल्जर्स वहां पे आ रहे थे। जैसे ही सभी रशियन सोल्जर्स ट्रक से बाहर निकलते हैं तो माइकोला के स्नाइपर उनमें से एक एक करके सभी को मार देते हैं। अब माइकोला अपनी वाइफ, अपने दोस्त और अपने कैप्टन की मौत का बदला लेने के बाद एक ब्रेक लेने का फैसला करता है और वापस अपने घर जाकर नास्तिया की कब्र पर लगे क्रॉस को ठीक करता है। माइकोला ज्यादा दिन तक अपने घर पर नहीं रुक पाता है क्योंकि उसे वहां पर अपनी वाइफ की याद आ रही थी, इसलिए वो अपने देश की सेवा करने के लिए वापस बेस पे चला जाता है और जल्द ही एक अकेले मिशन पे चला जाता है। और इस तरह से इस मूवी की कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।